मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास का। और इस क्लास में सेट 5 इंटरमीडिएट गणित 2017 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 5 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रश्न 1 से 5 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 5 कंप्लीट करवा देंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न 6 का बताया गया है अनिश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको लगवाते हैं, पहले यहाँ पे लिख लो प्रश्न 6 का हल। आई के बराबर आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन, फिर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको देख लेना है साइन इनवर्स का कोण 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इस कोण को पहले हम क्या करेंगे, छोटा कोण बना लेते हैं। आपको पता है हाथी को चींटी बनाना है, कैसे बनाते हो हम आपको बता देते हैं। पाठ 2 के फार्मूले आप लोगों ने याद किए होंगे। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बराबर में 2 tan इनवर्स x होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हाथी को चींटी बना लेंगे। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। आई बराबर आपको लिख लेना है 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। और इसके सामने हम लिख देते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स x के। लिख जरूर दिया करो, आपने फार्मूला यूज किया सामने जरूर लिखा करो, क्योंकि अगर चाहिए आपको गणित में 100 में 100 तो सामने जरूर फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। आपको दिख रहा होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हमने कोण क्या बना लिया, x बना लिया। इसी को बोलते हैं हाथी को हमने चींटी बना लिया। अब आराम से समाकलन हो जाएगा। देखो आई बराबर 2 आगे लिख लो, tan इनवर्स x का समाकलन करना है। मेरे प्यारे बच्चों पिछली कई क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपको साइन इनवर्स x का समाकलन करना हो, ठीक है, नंबर 5 डाल देते हैं। नंबर 2 देख लो, अगर आपको कॉस इनवर्स x का समाकलन करना हो, अगर आपको टेन इनवर्स x का समाकलन करना हो, नंबर डाल देते हैं 3। नंबर 4 देख लो, अगर आपको कॉट इनवर्स x का समाकलन करना हो, नंबर 5 देख लो, अगर आपको सेक इनवर्स x का समाकलन करना हो, नंबर 6 देख लो यहाँ पे, अगर आपको कौशिक इनवर्स x का समाकलन करना हो। तो डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। आपको इस प्रकार के फलन कहीं दिख जाएं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कौशिक इनवर्स, आपको इस प्रकार के फलन कहीं दिख जाएं, डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, 1 का इंटू करके समाकलन होता है। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का इंटू करके समाकलन करेंगे, डायरेक्ट नहीं होता है। इसको हम रफ कर देते हैं। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के फलनों का समाकलन कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों अगली लाइन में हम क्या करेंगे, 1 का इंटू कर लेंगे। आई बराबर, इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 का इंटू कर देना है। 1 का इंटू आपने कर लिया, ठीक है। और 1 को ऑलवेज सेकेंड ही मानते हैं और इसको फर्स्ट। चाहो तो आइलेट का यूज कर लो मेरे प्यारे बच्चों, आइलेट का यूज कर लो, इससे फर्स्ट और सेकंड मान लो। इनवर्स है तो आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो टेन इनवर्स x पहले मिल गया, आई में ये फलन है तो पहला फलन मिल गया, फर्स्ट मान लिया। और 1 जो है a में पहुंचेगा, अलजेब्रिक फंक्शंस बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो 1 जो है a में पहुंचेगा, इसीलिए सेकंड माना है। चाहे आप डायरेक्ट मान लो, जो हमने आपको ट्रिक बताई, 1 का इंटू करना है, 1 को ऑलवेज सेकंड ही मानना है और बचा हुआ उसको फर्स्ट, ठीक है। चाहे आप आइलेट का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद समाकलन करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का समाकलन बताओ, अचर पद का x होता है, फिर माइनस के बाद में फर्स्ट फलन का अपकलन, फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
सेकंड फलन का समाकलन यहाँ पर कर चुके हैं, यहीं से आपको देख के यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इतना नोट करो। अब आगे बढ़ाते हैं, रफ कर देते हैं, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको। अब इसके आगे आपको लिख लेना है और यहाँ पे ब्रैकेट आपको लगा देना है। ठीक है, थोड़ी सी इंक फैल रही है। ठीक है, अब आई के बराबर लिख लो, 2 बाहर है। ठीक है, एक्स का इंटू कर लो, टेन इनवर्स एक्स में आगे लिख लो, माइनस ऊपर का ऊपर लिख लो, यहाँ पे नीचे का नीचे लिख लो, इतना लिख लिया। अब 2 का गुणा कर दो इसमें और इसमें, फिर उसके बाद इसका समाकलन करेंगे। तो आई बराबर 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 का अंश में गुणा कर लो। बताते हैं हमने यहाँ पे क्यों नहीं रखा, यहाँ पर क्यों 2 रखा, बताएंगे अभी। पहले हम नीचे लिख देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक फार्मूला लग जाएगा, प्रश्नावली 7.2 का। प्रतिस्थापन विधि आपने सीखी थी प्रश्नावली 7.2 में। तो प्रतिस्थापन विधि के 2 फार्मूले आपने याद किए जो हर के लिए बनाए गए हैं। तो क्या होता है फार्मूला, नीचे वाले का अवकलन करो, अगर ऊपर वाला मिलता है तो लॉग के बाद में नीचे वाला लिख देना है। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पर पहले लिखेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको। अब देखो फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की होल घात 1 के लिए फार्मूला बनाया गया। इसका अवकलन करोगे नीचे वाले का, अगर ऊपर वाला मिलता है तो लॉग के बाद में नीचे वाला आपको लिख देना है। ठीक है, ये फार्मूला यूज होगा इसमें। करते हैं अवकलन, देखो इसका अवकलन करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो कितना मिला 2x मिला। तो नीचे वाले का अवकलन किया, ऊपर वाला मिल गया, तो लॉग के बाद में नीचे वाला आपको लिख देना है। ठीक है, तो आई बराबर, इसको ऐसे ही लिखो 2x इंटू में टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, लॉग के बाद में मापांक में लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर शीट आ गई इसके, नोट कर लो। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी इतना नोट कर लो। इसको हम रफ करेंगे, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये रफ हो गया। अगला प्रश्न देख लो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। पहले हम नंबर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, कौन सा है, खा है, खा। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है, सदिश विधि द्वारा समतलों, पहला समतल दूसरा समतल के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, सदिश विधि द्वारा, लेकिन जो समतलों के समीकरण दिए गए हैं 1 और 2 कार्तीय रूप में दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपको कार्तीय रूप में जो समतल के समीकरण दिए गए हैं सदिश रूप में बना लेना है। उसके बाद आपको एक फार्मूला यूज करना है, यहाँ पे बता देते हैं। सदिश रूप में मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला, बीच का कोण निकालने के लिए cos थीटा बराबर n1 डॉट n2 अपान वेक्टर n1 का मापांक वेक्टर n2 का मापांक, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सदिश रूप में फार्मूला है, लेकिन सदिश रूप में समतल के जो समीकरण होते हैं, ठीक है, बराबर क्यू मान लो और ये दूसरा है पी मान लो। पी और क्यू क्या है, अदिश हैं। तो n1 और n2 आपको यहाँ से लेना है। कहने का मतलब है समतलों के जो 2 समीकरण दिए गए हैं इस रूप में पहले चेंज करना है। n1 और n2 पता चल जाएगा, इस फार्मूले में रख देंगे, आंसर शीट निकल आएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको लिख लेना है दिए गए समतल के कार्तीय रूप में समीकरण, कार्तीय रूप में समीकरण। पहला देख लो 2x प्लस का y माइनस का 2z इक्वल 5। अब मेरे प्यारे बच्चों, पहला समतल का समीकरण है तो इस रूप में चेंज करना है।
तो वेक्टर आर कैसे मिलेगा, यहाँ से एक्स वाई जेड उठा लो, क्योंकि आपने वहाँ से लिखा है पहला समतल का समीकरण 2x प्लस का वाई माइनस 2z इक्वल 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का हम एक सदिश बना लेते हैं, वो भी आपको धनात्मक लेना है एक्स वाई जेड। फिर इसके बाद में आपको दूसरा सदिश बना लेना है, दिक् अनुपात उठा लेना है, यहाँ से 2 उठाना है, 2i कैप मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, 1 लिखेंगे नहीं, जे कैप लिख लो, यहाँ से माइनस का 2 मिलेगा, माइनस 2 के कैप आपको लिखना है, और बराबर में 5। तो ये क्या हो गया, वेक्टर आर इसको बोलते हैं, और ये जैसे का तैसा 212 बराबर 5, ठीक है ना। अब इसे समीकरण 1 डाल दो, इसका यूज होगा। अब इसके बाद में और दूसरा समतल का समीकरण लिख लो, यहाँ से देख लो 362 से आपको लिखना है समतल का समीकरण, ठीक है। अब यहाँ से एक्स वाई जेड उठा लो, वो भी प्लस के आपको उठाना है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस के आपको उठाना है, ठीक है। अब दिक् अनुपात यहाँ से उठा लो 3, तो 3i कैप मिलेगा, यहाँ से माइनस का 6 उठा लो, माइनस का 6 जे कैप मिलेगा, यहाँ से उठा लो माइनस का 2 के कैप मिलेगा, बराबर 7। अब इतना हम इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है, वेक्टर आ रहा है, डॉट 362 से आपको सदिश लिख लेना है, बराबर 7। इसे क्या डाल दो, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, n1 और n2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से वेक्टर n1 बराबर, यहाँ से देख लो 212 से आपको सदिश लिख लेना है, 212 से आपको सदिश लिख लेना है, और वेक्टर n2 यहाँ से ले लेना है। इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा रैपिड फाइल ले लेते हैं इसको, n2 लिख लो वेक्टर, यहाँ से देख लो 362 से आपको सदिश लिख लेना है, 362 से लिख लिया ना। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है सदिश रूप में। सदिश रूप में दो समतलों के बीच का कोण निकालने के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लेना इसको, ठीक है। अब आपको सदिश रख लेना है, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा बराबर मापांक, यहाँ से n1 देख लो 212 से सदिश लिख लेना है, फिर डॉट n2 का यहाँ से सदिश लिख लेना है, 362 से आपको सदिश लिखना है, ठीक है। अपान में पहले ब्रैकेट में पहले सदिश का मापांक निकालना है, दूसरे रूट में दूसरे सदिश का मान निकालना है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आ जाओ 3 का स्क्वायर 9, माइनस 6 का स्क्वायर 36, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लो। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सरल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। देख लो कॉस थीटा के बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, पहला पद क्या देगा 6 देगा, दूसरा पद क्या देगा -6 देगा, तीसरा पद क्या देगा प्लस का 4 देगा। अपान में पहले रूट में 9 मिलेगा और दूसरे रूट में 36 4 40 और 9 49, ठीक है। इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा सरल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी, ठीक है। इसके बराबर आपको लिख लेना है कॉस थीटा बराबर +6 -6 कट गया 4 बटे, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 7 निकलेगा, ठीक है। थोड़ा और हल करेंगे, ऊपर 4 नीचे 21, मापांक हटा दो, मापांक हमेशा धनात्मक मान देता है, तो यहाँ पर ऋणात्मक तो है नहीं तो इसीलिए हटा दो, ठीक है। ऋणात्मक होता फिर भी आपको धनात्मक में ही आंसर शीट लिखना थी। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देख लो आगे, यहाँ पर थीटा निकाल लो, कॉस को उस तरफ भेजेंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा ना 4 बटे 21, ये आंसर शीट आ गई इसकी, ठीक है। ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी नोट कर लो इतना।
अगला प्रश्न देख लो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पे हम नंबर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, अवकल समीकरण इतने को हल कीजिए। तो एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण हल करने के लिए कितनी विधि हैं, 3 विधि हैं, जिनमें से एक विधि यूज होगी। बताएंगे कौन सी विधि यूज होगी। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, अवकल समीकरण लिख लो, अवकल समीकरण। तो 10y dy अपॉन dx के बराबर साइन x प्लस का y प्लस का साइन x माइनस का y। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सरल करेंगे, फिर बाद में बताएंगे कौन सी विधि यूज करोगे। ये फार्मूला है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन a प्लस v प्लस साइन a माइनस b बराबर होता है 2 साइन a इंटू में कॉस b। ये फार्मूला आपको यूज करना है बराबर के उस तरफ। आपको पता है यहाँ पे प्लस है, जब फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू में कॉस b इंटू साइन है। ठीक है, तो 10y dy अपॉन dx के बराबर, तो यहाँ पर x और y है, a के स्थान पर आपको x रख लेना है और b के स्थान पे y रख लेना है। तो कितना मिलेगा 2 साइन x इंटू में कॉस y। अब इसके बाद बताएंगे कौन सी विधि यूज होगी। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, नंबर फर्स्ट है चरों को पृथक करने की विधि। पहली विधि ये है। अब दूसरी विधि देख लो, समघातीय अवकल समीकरण। तीसरी विधि यहाँ पे देख लो, रैखिक अवकल समीकरण। तो एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण को हल करने के लिए 3 विधि हैं, जिनमें से एक विधि यूज होगी। देखो पहले ये चेक करते हैं यूज होगी या नहीं। चरों को पृथक करने की विधि का मतलब ये है कि x वाला पद dx के पास होना चाहिए और y वाला पद dy के पास होना चाहिए। तो अगर बात करें हम dx का क्रॉस इंटू कर लो, तो ये आपको साइन x दिख रहा है, ये आ जाएगा, और cos y इसे दे देंगे 10y अपॉन cos y हो जाएगा। तो चर सेपरेट हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, चर सेपरेट हो रहे हैं। तो इसीलिए चरों को पृथक करने की विधि यूज होगी। जब ये विधि यूज होगी तो दूसरी और तीसरी हम चेक नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे चेक करवा रहे हैं ऐसे ही आपको पेपर में भी चेक करना है, क्योंकि प्रश्न में नहीं लिख के आता है कि एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण को हल करने के लिए कौन सी विधि यूज करोगे, लिख के नहीं आता है प्रश्न में। तो आपको ऐसे करके चेक करना है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। पता चल गया ना कि चरों को पृथक करने की विधि यूज होगी। तो यहाँ पे आपको लिख देना है चरों को पृथक करने की विधि। चरों को पृथक करने की विधि। चलो भैया 10y है, अपान में ले आओ कॉस को, इस तरफ dy बराबर में क्या मिलेगा 2 साइन x इंटू में dx। चर सेपरेट हो गए, इसके बाद क्या होता है, समाकलन होता है दोनों पक्षों का। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। इतना नोट कर लो। अब थोड़ा सा ऊपर रफ करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, जल्दी नोट कर लो इतना। ठीक है, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। बराबर के मेरी तरफ आपको सिंबल देना है समाकलन का, ये दे दिया। ठीक है, अपान में क्या है कॉस y और dy। ठीक है ना, और बराबर में 2 आगे लिख लो, साइन x का आपको समाकलन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसे ऊपर ले लो तो सेक हो जाएगा ना, और इंटू में 10y ऐसे ही लिखो। बराबर में इसका समाकलन बोलो क्या होता है, साइन का माइनस का कॉस होता ना। अभी सी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि बराबर के मेरी तरफ अभी समाकलन
नहीं हुआ है। अब बताओ, फार्मूला याद होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो यहाँ पर चर वाई है तो सेक वाई लिख देना है, बराबर में माइनस का 2 cos एक्स प्लस का सी। तो ये आंसर शीट आ चुकी है, नोट कर लो इतना। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी, जल्दी नोट करो इतना। चलो भाई, नोट कर लिया होगा, अब इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, घा है, घा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है नंबर घा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1/e पर फलन जो है f(x) बराबर x की घात x का मान निम्नलिखित है। ठीक है, सिद्ध करना है कि x बराबर 1/e पर ये जो फलन दिया गया है निम्नलिखित है। तो आपको पता है कि अगर प्रश्न उच्चिष्ट और निम्नलिखित से है तो आपको ये भी जानकारी है कि समाकलन 2 बार होता है। ये प्रश्न जो है पार्ट 6 से लिया गया है अपकलज के अनुप्रयोग से, लास्ट प्रश्नावली है 6.5। ठीक है, पहले आपको लिख लेना है दिया गया फलन, दिया गया फलन f(x) के बराबर आपको लिख लेना है x की घात x। तो आपको अवकलन करना है 2 बार, तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि चर की घात चर है। जब आपको फलन चर की घात चर दिख जाए आपको लॉग लेना है, फिर लॉग का फार्मूला लगाना है, तीसरी स्टेप में अवकलन करना है। ठीक है, लॉग लेते हैं पहले, उसके बाद अवकलन होगा। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग f(x) बराबर लॉग x की घात x। हमने क्या बताया था, पहले लॉग लेंगे, दूसरी स्टेप में लॉग का फार्मूला लगेगा, तीसरी स्टेप में अवकलन होगा। तो दूसरी स्टेप में फार्मूला लगा लो, ये घात आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे लॉग f(x) बराबर x लॉग x। फार्मूला कौन सा लगाया है, लॉग m की घात n बराबर क्या होता है, n लॉग m। सामने जरूर लिख दिया करो फार्मूला जो लगाया हो, क्योंकि नंबर आपके पूरे ही आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। सामने जरूर लिख दिया करो फार्मूला। अब आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का क्या मतलब है, बराबर के इस तरफ d/dx रखना है। ठीक है, log f(x) बराबर के उस तरफ d/dx रखना है, log x में इंटू में x। ठीक है, ये आ जाएगा 1/f(x). इसका दोबारा करोगे क्या मिलेगा, f(x). f(x) का अवकलन दोबारा करोगे f(x) मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट और सेकंड आपको फार्मूला लगा लेना है। ठीक है, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे। फर्स्ट का अवकलन क्या होता है बताइए, x का 1 होता है, x से x कट गया। अब इसके बाद f(x) क्रॉस इंटू करेंगे, क्योंकि जब चर की घात चर मिलता है लॉग लेते हैं तो लास्ट लाइन आपको पता हो, लास्ट लाइन आपको पता हो कि क्रॉस इंटू होने के बाद में हमें मान रखना पड़ता है। यहाँ पर f(x) है तो f(x) का क्रॉस इंटू होगा, अगर यहाँ पे y होता तो y का क्रॉस इंटू होता है, फिर उसके बाद मान रख देते यहाँ से। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। लास्ट की 2 लाइनें कैसे लिखी जाती हैं जब आप लॉग लेते हो दोनों पक्षों का। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा f(x) के बराबर f(x) क्रॉस इंटू हमने कर दिया f(x) का, और ब्रैकेट में लिख लो 1 प्लस का log x। थोड़ा सा रफ करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, एक बार और अवकलन करना है। तो अभी क्या करो, ये f(x) है, f(x) का मान ना रखो। ठीक है, f(x) का मान ना रखो अभी, क्योंकि हमें अवकलन एक बार और करना है। अगर एक बार करना होता तो यहाँ पर f(x) का मान रख देते और आंसर शीट आ जाती, लेकिन हमें एक बार और करना है। ठीक है, तो f(x) को ऐसे ही रखो, थोड़ा सा यहाँ पे रफ करेंगे। अब आपको लिख लेना है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, पुनः हम अवकलन करेंगे।
मेरे प्यारे बच्चों बराबर के इस तरफ आपको डी अपॉन डी एक्स रखना है, बराबर के उस तरफ डी अपॉन डी एक्स रखना है। 1 प्लस का log एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। अब रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। इतना नोट कर लो। चलो भाई नोट कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानकर आपको क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन 1 का 0 log एक्स का 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखो, सेकंड को ऐसे ही रखो, और फर्स्ट फलन का अवकलन तो एफ डैश एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एफ एक्स मिला और 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और यहाँ से 1 प्लस का log एक्स इंटू में एफ डैश एक्स। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया एक्स बराबर 1 अपॉन ई पर ये जो फलन है निम्नलिखित बताना है। तो एक्स का मान कहाँ से निकलेगा, आपने अवकलन किया ना, पहला अवकलन देखो, यहाँ से एक्स का मान निकलेगा। ठीक है, तो आपको एक लाइन लिखना पड़ेगी, एक्स का मान तभी निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एफ एक्स के उच्चिष्ट या निम्नलिखित, उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए ये लाइन आपको लिखना पड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन का एफ डैश एक्स बराबर 0 होता है। ठीक है, अब एफ डैश एक्स का मान रख लो यहाँ पे, तो एफ एक्स और 1 प्लस का log एक्स बराबर 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ से एक्स का मान निकालना है। कितना निकालना है, इतना, जो प्रश्न में दिया गया वही निकलेगा। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल 0 होगा, इसके बराबर 0 नहीं होगा एफ एक्स के बराबर, क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स की घात एक्स है। ठीक है, कभी भी फलन 0 नहीं होगा यहाँ पे। अब इसके बराबर 0 कर लो, तो 1 प्लस का log एक्स बराबर 0, 1 को उस तरफ भेजेंगे तो इतना आएगा, इस तरफ log हटाएंगे उस तरफ ई बन जाएगा, तो ई की घात में 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब पक्षांतर करोगे क्या मिलेगा, माइनस का 1। ठीक है, एक्स बराबर ई की घात -1, तो एक्स बराबर 1 अपॉन ई, निकला वही मान जो प्रश्न में दिया है। तो एक्स बराबर 1 अपॉन ई पर चेक करेंगे, और आपको पता है एक्स बराबर 1 अपॉन ई आपको रखना है, लेकिन साथ में एफ डैश एक्स बराबर 0 भी आपको रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे एफ एक्स है ना, एफ एक्स, तो मेरे प्यारे बच्चों एफ एक्स को ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर एक्स बराबर यहाँ पे रखोगे 1 अपॉन ई। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, मान रख देना बाद में, यहाँ से निकालो 1 अपॉन ई की घात क्या मिलेगा, आपने एफ 1 अपॉन ई का मान निकाला, यहाँ पर रखो 1 अपॉन ई। ठीक है, तो एफ एक्स का मान एक्स बराबर 1 अपॉन ई रखोगे तो इतना मान पता चलेगा, 1 अपॉन एक्स, एक्स बराबर 1 अपॉन ई रख देना है, और यहाँ पर 1 प्लस log एक्स है, एक्स के स्थान पे 1 अपॉन ई। कहने मतलब है जहाँ पे एक्स है 1 अपॉन ई रखना है, और एफ डैश एक्स के स्थान पे 0 रखना है, और इसका मान हमने निकाल ही लिया है। ठीक है, चलो भैया इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एफ डबल डैश 1 अपॉन ई यहाँ पे रखो, 1 अपॉन ई की होल घात 1 अपॉन ई। ठीक है, यहाँ पे रखो 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन ई, प्लस यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एफ डैश है, एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स का मान 0 रखेंगे यहाँ पे तो पूरा पद 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स बराबर 1 अपॉन ई रखो या ना रखो, क्योंकि जब एफ डैश एक्स का मान 0 रख लिया तो पूरा पद क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला, एफ डबल डैश 1 अपॉन ई बराबर, ये ऊपर ई पहुँच जाएगी। ठीक है,
और बनापान ई जो है इनटू में बनापान ई की घात है ITTJ रखना है। अब ये देखना है आंसर शीट पॉजिटिव में निकली है, ये क्या निकली? पॉजिटिव में। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर पे क्या होता है? निम्नलिखित होता है फलन। ठीक है, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि x बराबर बनापान ई पर फलन निम्नलिखित है। ठीक है, सिद्ध हो गया। अब आपको एक लाइन लिख देना है, अतः x बराबर बनापान ई पर fx निम्नलिखित है। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न जो है उसको भी हल करवाते हैं। जल्दी इतना नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है? निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, नंबर चेंज कर लेते हैं। अब देख लो i बराबर आपको लिख लेना है, क्या है? 0 से π/2 और log 10x dx बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर शीट हमने रखी थी बराबर 0, इसकी आंसर शीट निकलेगी बराबर 0। 4G ट्रिक से हम आपको बता देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 2 ही प्रश्न हैं, 2 ही प्रश्न हैं क्लास 12th में। एक है log 10x 0 से π/2, ये क्या है? लिमिट, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी लिमिट। ठीक है, और आंसर शीट 0 रख देना है। दूसरा नंबर देख लो 0 से π/2, 0 से π/2 ये लिमिट फिक्स रहेगी और log cot x की आंसर शीट क्या रहेगी? 0। इतना ध्यान रखना है। log 10x आंसर शीट 0, लिमिट 0 से π/2 पर। log cot x की आंसर शीट 0, लिमिट 0 से π/2 पर। ये 4G ट्रिक है, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर बहुविकल्पी आ जाए डायरेक्ट टिक लगा देना है। अब देखो बेसिक से इसको लगवाते हैं। तो मेरे प्यारे जो हमने आपको ट्रिक बताई है आंसर शीट 0, तो त्रिगुण 4 का यूज होगा। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 डाल देते हैं, क्योंकि त्रिगुण आपको यूज करना कोई सा समीकरण डालने के बाद ही यूज होता है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो i बराबर हम क्या करेंगे? त्रिगुण 4 लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों x के स्थान पर आपको क्या रखना है? π/2 माइनस x रखना है। ये जो आपको दिख रहा है सिंबल, इसका मतलब होता है x के स्थान पर इतना आपको रखना है। ठीक है, कैसे आया? लिमिट को जोड़ेंगे, लिमिट को जोड़ेंगे π/2 मिलेगा और फलन का जो है x माइनस होता है। यहाँ पर आपको याद होगा त्रिगुण 4 fx जो होता है fx, तो x ले लेते हैं फलन का और घटा देते हैं लिमिट को जोड़ के। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस का x और dx यहाँ पे लिख देते हैं P4 से। P4 का मतलब है त्रिगुण 4। ठीक है, अब थोड़ा सा हल करेंगे। 0 से π/2 log ये क्या हो जाएगा? 10 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है? कॉट होता ना, कॉट। इसे समीकरण नंबर 2 डाल लो। अब आपको जोड़ना है समीकरण 1 और 2। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि ये गुणधर्म 4 जो लगता है इसके बाद समीकरणों को जोड़ा ही जाता है। ऐसा नहीं है। त्रिगुण 4 लगने के बाद समीकरण जोड़ते कब हैं और कब नहीं जोड़ते हैं, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। जोड़ते तब हैं जब कोई फार्मूला बनता हो या फिर कुछ कटता हो, तब जोड़ते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा log m प्लस log n, तब हम जोड़ेंगे। अगर फार्मूला बनना है तभी जोड़ेंगे, अगर फार्मूला नहीं बन रहा है या फिर कुछ नहीं कट रहा है तो नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पर तो फार्मूला बन रहा है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? i प्लस आई लिख देना है, ये i ये वाली i, और बराबर में समाकलन और जो dx है, समाकलन और जो dx है इसमें और इसमें तो कॉमन है, एक बार लिखना है, फलन को ही जोड़ना है। तो log 10x
प्लस का log cot x, ये आपको लिखना है। अब फार्मूला लग जाएगा log m प्लस log n का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ये रफ हो गया, ठीक है। अब अगला देख लो, यहाँ पर क्या आएगा, i/2i बराबर में फार्मूला लगा लो, 0 से π/2 लिमिट लिख दो, log m इंटू n। तो हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, log m प्लस का log n होता है बराबर log mn। ये फार्मूला हमने यूज किया है। मेरे प्यारे बच्चों, 10 से cot कैंसिल हो जाएगा, देखो कैसे हम आपको बताते हैं। 2i बराबर 0 से π/2 log 10x, cot जो है 1/10 कर लो, और यहाँ पे dx, ये कट गया। तो 2i बराबर क्या आ गया, लिमिट है 0 से π/2 log 1 मिला। log 1 का मान क्या होता है, 0, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2i बराबर 0, क्यों 0, क्योंकि log 1 का मान क्या होता है, 0। अब i बराबर आपको लिख देना है 0 के बटे 2, 0 के बटे 2 आंसर शीट क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया प्रश्न। अब अगला प्रश्न देख लो, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, 2020 के सातों सेट कंप्लीट करवाए, 2018 के भी सातों सेट कंप्लीट करवाए, और 2019 के भी सातों सेट कंप्लीट करवाए। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे हल कर चुके हैं, आप लोग इसको कर लेना, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम दूरी हमसे मांगी गई है और कार्तीय रूप में हमको समीकरण दे दिए गए हैं। तो कार्तीय रूप वाला फार्मूला लगाना है, सारिग में जो आपको याद है। इसकी आंसर शीट है 10/√59, कर लेना इसको, ठीक है। अब ये प्रश्न 6 कंप्लीट हो गया, प्रश्न 7 कंप्लीट करवाएंगे, इतना नोट कर लो जल्दी। अब आपको प्रश्न 7वें का देख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न जो है रैखिक प्रोग्रामन से लिया गया है, पाठ 12 से, तो इसको बाद में लगवाएंगे क्योंकि ये स्पेस ज़्यादा घेरता है, तो इसीलिए इसको बाद में लगवाएंगे, पहले इसको लगवाते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया, परवलय y² बराबर 4x तथा सरल रेखा y बराबर 2x द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे, उसके बाद बेसिक से हल करवा देंगे। तो देख लो 4G ट्रिक, पहले हम आपको जनरल फॉर्म में बताएंगे। जनरल फॉर्म में देख लो, अगर आपको परवलय मिल जाए y² बराबर 4ax और रेखा आपको मिल जाए y बराबर mx, तब आपको क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखना 8/3 a²/m³। इसी में आपको a और m का मान रख देना है, आंसर शीट आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास क्या है, परवलय y² बराबर 4ax है। जब इस परवलय से तुलना करेंगे तो देख लो y² बराबर 4ax से तुलना करेंगे तो 4a बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में a का मान निकाल लो, क्या मिला, 1, 4 से 4 कट गया। और रेखा जो दे दी गई है हमको y बराबर 2x, ये दे दी गई है, इस रेखा से तुलना करेंगे तो देख लो तुलना y बराबर mx से, तो m का मान कितना मिला हमको, 2 मिला। a और m का मान यहाँ पे रख देते हैं तो आंसर शीट आ जाएगी 8/3 a²। a का मान कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, नीचे m³ है, m का मान कितना है, 2, 2 का क्यू 8 मिल जाएगा। काटोगे 1/3, तो इसकी आंसर शीट क्या निकली है, क्षेत्रफल की 1/3 वर्ग इकाई लिखो चाहे मात्रक लिखो। ये 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाली है। चलो अब बेसिक से लगवा देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। आपको लिख लेना है प्रश्न 7वें का खा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 7वें का खा का हल। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया वक्र,
क्योंकि जब ये पाठ हमने आपको पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था वक्र पर ही काम होता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं दिया गया वक्र क्या है, y² बराबर 4x। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम शीर्ष की बात करेंगे कितना मिलेगा, 0,0, क्योंकि ये परवलय है तो यहाँ पर आपको नाम अगर दिया गया है तो लिख देना है परवलय। ठीक है, तो परवलय का जो पीछे का हिस्सा घूमता है वो शीर्ष से घूमता है, तो किस रूप का है, y² बराबर प्लस का 4ax के रूप का है। ठीक है, अब रेखा लिख लो y बराबर 2x, इसे समीकरण 2 डालो, इसे 1 डालो। समीकरण क्यों डाला है, क्योंकि जब हमने आपको पाठ पढ़ाया था हमने आपको बताया था समाकलनों के अनुप्रयोग, तो हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको। अगर एक आपको मिल जाए समीकरण चर x और y में, प्रश्न में केवल एक ही मिल जाए तो पहले प्रकार का होगा, तो पहले प्रकार में प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकाले जाते हैं। अगर चर x और y में 2 समीकरण मिल जाते हैं प्रश्न में तो दूसरे प्रकार का होगा वो प्रश्न, और दूसरे जब प्रकार का होगा तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे देख लो चर x और y में एक समीकरण ये है और दूसरा ये है, तो दूसरे प्रकार का ये प्रश्न है, दूसरे प्रकार का है तब आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तभी समीकरण 1 और 2 डाला है यहाँ पे। ठीक है, y का मान यहाँ पे रख दो समीकरण 1 से, चलो रखो 2x का होल स्क्वायर बराबर 4x, तो यहाँ पे कितना आएगा 4x² बराबर में 4x। मेरे प्यारे बच्चों अचर तो कैंसिल आप कर लो, लेकिन चर आपने कैंसिल कर लिया तो x का मान कम निकलेगा, तो x के मान जो निकालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं, इतना ध्यान रखना है। जैसे आपने अगर काट लिया x से x1 तो x बराबर 1 मिलेगा, अगर x को इस तरफ लाएंगे तो 2 मान मिलेंगे x के, एक 0 मिलेगा एक 1 मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा x के मान निकालते हैं चर x और y के, तो इसीलिए कैंसिल ना करना, ये गलत है। आपको ध्यान देना है कि पाठ 2 में जब हम x का मान निकालते थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, तो बताया था ज़्यादा से ज़्यादा मान को निकालो, या फिर हमने आपको पढ़ाया था बिंदु निकलवाए थे स्पर्श रेखा और अभिलंब में, तो x और y के ज़्यादा से ज़्यादा मान निकालते थे। या फिर उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात करें तो वहाँ पर भी हमने बताया था आपको जब x का मान निकालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं। तो ध्यान रखना है किस पाठ में किस प्रश्नावली में ज़्यादा से ज़्यादा चर के मान निकाले जाते हैं, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आते हैं गणित में 100 में से 100। अगर इतनी जानकारी है किस पाठ में किस प्रश्नावली में ज़्यादा से ज़्यादा मान को निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मान निकालेंगे, x को काटेंगे नहीं इस तरफ लाएंगे तो x का मान ले लो तो इतना मिलेगा, यहाँ से x का मान 0 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, तो 2 मान मिल गए। अब उसको हम रफ करेंगे क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है। अब आपको करना क्या है, x के दोनों मान समीकरण 2 में आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पे 1 घात है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रखोगे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी और यहाँ पे रखोगे कम होगी, तो जहाँ पे कम कैलकुलेशन होगी वहीं पे x के मान रखेंगे समीकरण 2 से। यहाँ से देख लो मेरे प्यारे बच्चों y बराबर क्या है 2x, तो पहले हम क्या करेंगे x बराबर 0 रखेंगे, तो 2 का गुणा 0 में करना है, फिर कामा करके 1 रखेंगे, 2 का गुणा 1 में करना है, तो y के कितने मान मिले 0 और 1। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिच्छेद बिंदु हमें पता चल गए, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। 0 जब रखा था x का मान y का मान कितना मिला 0 मिला, 0 पर 0, जब x का मान हमने 1 रखा यहाँ पर तो y का मान कितना मिला 1, तो 1 पे 1। इतना ध्यान रखना है जिस पर जो मिल जाए उसी से युग्म बनाते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि ये परवलय और ये रेखा कहाँ पे काटेगी एक दूसरे को, प्रथम चतुर्थांश में और मूल बिंदु पर। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम से ही लिमिट पता चलेगी, और जब लिमिट पता चलेगी
तब आंसर शीट निकलेगी, क्योंकि फार्मूला आपको पता ही है कि पट्टी जिस अक्ष पे काटेंगे वही वाला फार्मूला लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्स अक्ष लिखेंगे और इसका अपोजिट यहाँ पे लिख लूँ एक्स डैश। यहाँ पर आपको लिख लेना है वाई अक्ष और यहाँ पर वाई डैश। पहले हम क्या करेंगे, ये परवलय का डायग्राम बनाते हैं। तो ये परवलय जो है वाई स्क्वायर बराबर प्लस का 4ax के रूप का है। तो आपको विषम घात देख लेनी है, जिस चर पे विषम घात है उसी अक्ष पे डायग्राम बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चर x पे विषम घात है तो धनात्मक है ना, तो धनात्मक x अक्ष पे परवलय आपको बना लेना है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। पूरे YouTube पे कोई नहीं आपको बताएगा, जितने जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो 50 रुपये के टीचर हैं, कभी नहीं बताएंगे कि विषम घात जिस चर पे है उसी अक्ष पे डायग्राम बनेगा। ये हम ही आपको बताते हैं, कोई नहीं बताएगा। वो 50 रुपये के टीचर क्या जाने कैसे गणित पढ़ाई जाती है। ये परवलय बना लिया, y बराबर 2x, ये रेखा हम खींचेंगे। रेखा आपको पता है, अगर पता ना हो ये रेखा कहाँ से होकर जाएगी, तो आपको पता है 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है। प्रतिच्छेद बिंदु से भी खींच सकते हो, या फिर आपको याद हो कि y बराबर जो mx है, मेरे प्यारे बच्चों y बराबर प्लस का mx है, हमेशा प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश से होकर जाती है। या तो ये आपको पता हो, जैसे y बराबर माइनस का mx, ये रेखा कहाँ से होकर जाती है, द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश से। या तो ये जानकारी हो, या फिर 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, ये जानकारी हो। तो दोनों में से एक आपको जानकारी ले लेना है, रेखा खींच जाएगी। तो 2 बिंदुओं से एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पे मिलेगा 0,0, यहाँ पे ले लेते हैं 1,1। ठीक है, अब स्केल से हम खींचेंगे रेखा। ये है मेरी स्केल, ये रेखा हम खींच लेते हैं। y बराबर 2x, ये रेखा क्या है, y बराबर 2x, और ये परवलय देख लो y स्क्वायर बराबर 4x। मेरे प्यारे बच्चों, उसने बोला है ये परवलय और सरल रेखा द्वारा घिरे हुए, क्या लिखा है, घिरे हुए, मतलब रेखा और परवलय के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। ये रेखा, ये परवलय है, तो ये आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको पट्टी काटना है। अगर बिंदु यहाँ पर हम उतार लेते हैं x अक्ष पे, ये बिंदु है ना, उतारेंगे तो भुज जो है नीचे आएगा। भुज और कोटि क्या बोलते हैं इसको, पहले वाले को भुज, बाद वाले कोटि। तो भुज नीचे आएगा, कोटि नहीं आएगी। कोटि तो रोने लगेगी, मैं क्या करूँगी जाके x अक्ष पे, मैं तो 0 हो जाती हूँ। तो इसीलिए कोटि हो जाएगी 0, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है, केवल भुज आएगा नीचे। अगर आप चाहते हो कि हम इस बिंदु को y अक्ष पे उतारेंगे तो y अक्ष पे उतार लो। अगर इस बिंदु को y अक्ष पे आपने उतार लिया तो y अक्ष पे पट्टी काटना है, फार्मूला x dy का लगाना है। अगर x अक्ष पे ये बिंदु उतारा है तो पट्टी x अक्ष पे कटेगी और फार्मूला लगेगा y dx का। अगर y अक्ष पे पट्टी काट रहे हो तो फार्मूला लगेगा x dy। चाहे कोई सा फार्मूला यूज कर लो, आंसर शीट सेम आएगी। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु को x अक्ष पे उतारते हैं और ये पट्टी काट लेते हैं x अक्ष पे। आपको पता है कि पट्टी का ऊपर का हिस्सा जो है, पट्टी का ऊपर का हिस्सा चर x व y में जो समीकरण है उसी से छुलेगा ऊपर का हिस्सा। तो चर x और y में एक तो ये रेखा है, देखो यहाँ से छुला ऊपर का हिस्सा पट्टी का। अब चर x और y में ये परवलय है, परवलय देखो समीकरण है, तो देखो यहाँ पे छुला है। और नीचे का हिस्सा पट्टी का कहाँ से छुलता है, अक्ष से। जिस अक्ष पे बिंदु है उसी अक्ष पे नीचे का हिस्सा छुलेगा। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, पट्टी कैसे कटेगी। अब आपको पता है कि फार्मूला कौन सा लगेगा, बताइए, घटाने वाला लगेगा। इतना ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम बात करें इस बिंदु की, ये बिंदु, ये बिंदु, मेरे प्यारे बच्चों, ये नीचे बिंदु है, ये क्या है, नीचे है, और ये ऊपर बिंदु है, आपको दिख रहा होगा।
जैसे पट्टी काटी है ना, ऐसे ही आपको देखना है। खड़ी खड़ी पट्टी काटी, खड़े खड़े ही आपको देखना है कि ऊपर ये वाला है और ये बिंदु नीचे है। तो ऊपर वाले को y1 मानना है, ये पर वाले y1, तो क्या आएगा 2√x आएगा। ठीक है, घात हटा देंगे ना, घात हटाएंगे 4 का रूट 2 निकलेगा और √x। अब नीचे क्या है, ये रेखा है, तो y2 बराबर आपको 2x ले लेना है। ठीक है, ऐसे करके माने जाते हैं। अब फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, कौन सा लगेगा, अभीष्ट क्षेत्रफल घटाने वाला लगेगा a से b y1 माइनस y2 और dx, ये फार्मूला लगेगा। उसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। y1 का मान रख लो, y2 का मान रख लो और लिमिट रख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिमिट है dx के पहले जो बिंदु है वहाँ से लोअर लिमिट मिलेगी, dx के बाद में जो बिंदु है वहाँ से अपर लिमिट मिलेगी। और यहाँ पे dx है तो चर x की लिमिट चाहिए, तो x पहले होता है, y बाद में होता है। तो यहाँ से लोअर लिमिट 0 और यहाँ से 1। y1 का मान यहाँ से देख लो 2√x माइनस y2 का मान क्या है 2x है। अब आपको समाकलन करके लिमिट यूज करके आंसर शीट निकाल देना है। चलो डायग्राम को हम रफ कर देते हैं। डायग्राम आपको समझ लेना है, क्योंकि जिस बच्चे ने डायग्राम समझ लिया उसी से प्रश्न लगेगा। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। समाकलन करना है और क्या, तो यहाँ पर हम 2 आगे ले लेते हैं। √x का समाकलन क्या होता है 3/2 2/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिमिट यूज करना है, क्योंकि जिस पद का, मेरे प्यारे बच्चों, जिस पद का समाकलन हो जाता है उसकी लिमिट पक्की हो जाती है। ठीक है, इसका समाकलन करो 2 आगे, और x का समाकलन x²/2, लिमिट यूज कर लो 0 से 1। ठीक है, यहाँ से 4/3 आएगा, अपर लिमिट रखोगे 1 की घात 3/2 1 मिलेगा, माइनस के बाद में लोअर लिमिट 0 की घात चाहे जितनी हो 0 मिलता है। 2 से 2 काट लो, अपर लिमिट 1 का स्क्वायर 1, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ से मिला 4/3, यहाँ से मिला 1। अब इसको हल करो, आंसर शीट 1/3 निकलेगी। चलो इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे और आंसर शीट निकाल लेंगे। 1/3, 3 ले लो लघुत्तम, 4 माइनस 3 कितना मिला 1/3। वर्ग मात्रक लिखो या फिर इकाई लिखो, ये प्रश्न लग गया। अब प्रश्न देख लो, रैखिक प्रोग्रामन का लगवाते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है। रफ हो गया, ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी, इसको भी हम रफ करते हैं। अब लगवाते हैं 7वें का। चलो ये रफ हो गया। अब आपको यहाँ पर नंबर चेंज कर लेना है, कौन सा है का। यहाँ पर देख लेना है सबसे पहले प्रश्न में अधिकतम या फिर न्यूनतम लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है न्यूनतम, तो सबसे पहले आपको न्यूनतम z लिख लेना है। तो न्यूनतम z बराबर देख लो कितना है, -50x और +20y। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या लिखना, असीमिकाएं भी बोलते हैं इनको, ठीक है, और प्रतिबंध भी बोलते हैं, व्यवरोध भी बोलते हैं, अवरोध भी बोलते हैं। क्या यहाँ पर लिखा है अवरोधों, तो अवरोध आपको लिख लेना है, जो लिखा है वही लिख लो। अवरोध पहला है 2x माइनस का y > -5। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, निगेटिव का 5 दिख रहा है। आपको अवरोध में अचर पद अगर ऋणात्मक दिख जाए तो उसे पहले धनात्मक बना लेते हैं। ये सही फॉर्म नहीं है, ये गलत फॉर्म में अवरोध मिला है। तो सही फॉर्म इसकी क्या होगी, माइनस से गुणा कर लेंगे, तो माइनस का 2x प्लस का y हो जाएगा। जब माइनस की संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो असमिका चेंज हो जाती है, इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। ग्रेटर देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको तीर लगाना है, जब डायग्राम बनाना है तो यहाँ से तीर लगाना है। इतना ध्यान रखना, ये सही फॉर्म है, ये गलत फॉर्म है, तो हमने सही फॉर्म में लिख दिया अवरोध। अब ये सही फॉर्म में अचर पद धनात्मक है, ये भी सही फॉर्म है,
अचर पद धनात्मक है, तो 3x प्लस का y यहाँ पे लिख देते हैं, 3x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल 3, फिर 2x माइनस का 3y लेस देन इक्वल 12। ठीक है, अब x ग्रेटर देन इक्वल 0 लिख लो, y ग्रेटर देन इक्वल 0 लिख लो। इसके बाद में क्या लिखते हैं, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, चलो भाई लिख देते हैं, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर इतना लिखते हैं। चलो भैया, आपको क्या करना है, पहला अवरोध यहाँ से लेस देन हटा लेना है, क्योंकि समीकरण का मतलब है बराबर आपको यूज़ करना है। तो माइनस का 2x प्लस का y बराबर 5। अब हमको क्या बनाना है, अंताखंड x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1, ये बनाना है। तो बराबर क्या चाहिए, बन कैसे मिलेगा, 5 को नीचे हम ले आएंगे, माइनस का 2x प्लस का y के बटे 5 बराबर 1। अब इसको हम रफ कर देते हैं, रफ नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी जब डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ से आपको लिख लेना है। अब आपको क्या चाहिए, बीच में प्लस चाहिए, तो 5 जो है 2x के बटे लिखना है और y के बटे लिखना है, तो बीच में प्लस चाहिए, ये वाला मिल जाएगा। तो माइनस का 2x के बटे 5 और प्लस y के बटे 5 बराबर 1। अब x और y यहाँ पर अकेला है, वो भी धनात्मक, तो ये अकेला ये दुकेला है, इसे नीचे पहुँचा दो, अकेला बनाना है। तो 5 बटे माइनस का 2 प्लस y के बटे 5 बराबर 1, भाग लगा दो, कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.5 प्लस y के बटे 5 बराबर 1। पहला ये अंताखंड बन गया मेरे प्यारे बच्चों, पहला ये अंताखंड बन गया। अब दूसरा बनाना है, तो यहाँ से देख लो, ये ग्रेटर देन है, हटा दो, तो कितना मिलेगा, 3x प्लस का y बराबर 3, 3 नीचे उतार लो, तो 3x के बटे 3 लिख लो, डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि यहाँ पर जब 5 को उतारा फिर लघुत्तम वापस दिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही हम 3x के बटे 3 लिखे देते हैं और y के बटे 3 लिखे देते हैं बराबर 1, क्योंकि बराबर 1 चाहिए, बीच में प्लस चाहिए। तो एक साथ हमने दो काम कर लिए, बराबर 1 भी और बीच में प्लस भी हमने कर लिया। ठीक है, ये काट लो, तो यहाँ से x के बटे 1 मिलेगा और प्लस y के बटे 3 मिलेगा बराबर 1, इसे नंबर 2 डाल देना है। दूसरा ये अंताखंड बन गया। अब आपको तीसरा अंताखंड बनाना है, देख लो, यहाँ पर लेस देन हटा लेना है, तो कितना मिलेगा, 2x माइनस का 3y, 2x माइनस 3y बराबर 12। फिर आपको क्या करना है, हर एक के बटे लिखना है, बराबर के मेरी तरफ 12 बराबर 1, 12 को नीचे ले आए, 2 छंग 12, x के बटे 6, 30 चौक 12, तो y के बटे 4 बराबर 1। अब ये माइनस है यहाँ पर और चाहिए हमें क्या है, प्लस चाहिए बीच में, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, ये माइनस यहाँ पे दे दिया, इसे नंबर डाल दो 3। ये तीसरा अंताखंड यहाँ पे बन चुका है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, x ग्रेटर देन इक्वल 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x बराबर 0 लिख देना है नंबर 4 और y बराबर 0 लिख देना है नंबर 5। अब इसके बाद में क्या करते हैं, पुट z बराबर 0, बिंदु निकालते हैं, क्योंकि डब्बा बनाना है और डब्बे से ही आंसर शीट पता चलेगी। तो यहाँ से देख लो, पुट z बराबर 0 मतलब माइनस का 50x और प्लस का 20y बराबर 0। अब क्या करोगे, 20y को उस तरफ लेके जाओगे, माइनस का 20y मिलेगा, 0 से 0 कट गया, तो माइनस से माइनस भी कट गया, x के बटे y बराबर 2/5 निकला। तो x कामा y, ये हमको बिंदु पता चल गया 2,5। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम साइड से लिख देते हैं, जैसे x के बटे y बराबर क्या है, 2/5, इम्प्लाई दैट करके x कामा y के बराबर हम लिख देते हैं। समझ में आया, 5 को नीचे भेज दिया 2 के, और y जो है x के नीचे ले आए, 2,5 उत्तर आया है, मतलब बिंदु आया है 2,5। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको लिख लेना है। इस तरफ हम डायग्राम बनाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको स्केल निकाल लेना है और डायग्राम बना लेना है। ठीक है, ये हमने स्केल
निकाली है और ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींच ली है। अब क्षैतिज रेखा खींच लेना है आपको, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा खींच ली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स अक्ष लिख देना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स डैश, और यहाँ पर आपको वाई अक्ष लिख लेना है और यहाँ पर वाई डैश। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको अंतराल लेना है, अपने पास से नहीं लेते हैं, अंताखंड से लिए जाते हैं। तो देखेंगे कितने अंताखंड है, 1 2 3 अंताखंड है। पहले एक्स के नीचे देख लो कितना है, यहाँ पे ऋणात्मक का मिला, यहाँ पे धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक। तो धनात्मक की अगर हम बात करें तो अधिकतम 6 मिला, तो धनात्मक एक्स अक्ष पे आपको 6 लाइनें कर लेना है, ठीक है। देख लो 1 2 3 4 5 6। अब बाई के नीचे देख लो, 5 है, 3 है और -4 है। तो धनात्मक अगर बात करें तो अधिकतम 5 मिला है यहाँ पे, तो धनात्मक बाई अक्ष पे 5 लाइनें कर लेना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ऋणात्मक देखना है, एक से नीचे -2.5 है, 3 लाइनें कर लेना है, ठीक है। तो 1 2 3, थोड़ा डार्क कर देते हैं आपके समझ में आ जाए, यहाँ पे डार्क हम ले लेते हैं, ठीक है। ये अंतराल हमने लिया है डार्क, यहाँ पर भी डार्क कर देते हैं, ये डार्क हम कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों बाई के नीचे -4 है, तो नीचे ऋणात्मक बाई अक्ष पे 4 ले लो, तो 1 2 3 4, थोड़ा डार्क हम ले लेते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अंताखंड खींच लेना है। पहला अंताखंड देख लो, एक्स के नीचे -2.5 है, तो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको लिखना क्या है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, आपकी मर्जी। -2.5, 0 यहाँ पे मिल गया। अब बाई के नीचे 5 है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिल गया 0,5। पहला अंताखंड आपको खींच लेना है, 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो और नंबरिंग आपको करते रहना है, इसे नंबर 1 डाल देना है, ठीक है। अब दूसरा अंताखंड देख लो, यहाँ पे एक्स के नीचे 1 है, तो 1 तो यहीं पे मिल जाएगा, और बाई के नीचे 3 है, ऊपर देख लो 1 2 3, तो 0,3 मिल जाएगा, ठीक है। 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। तो 2 बिंदुओं से हम एक रेखा खींच लेते हैं, नंबर डालते रहना है। इसको क्या डाल दें, नंबर 2 डालते हैं, इसे मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या डाल दिया, नंबर 2, ठीक है। नंबर 3 देखो, एक से नीचे 6 है, तो लास्ट में मिल जाएगा यहाँ पे 6,0, 1 2 3 4 5 6। बाई के नीचे -4 है, यहाँ पे मिलेगा 0, अब 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। तो हमने ये 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, ये खींच ली हमने, ठीक है। इसे नंबर क्या डाल दो, 5 नंबर डाल दो। अब यहाँ पे देखो x = 0 कहाँ पे मिलेगा, ये बाई अक्ष है ना, यहाँ पर नंबर 4 डाल दो, ठीक है। अब बाई = 0 कहाँ पे मिलेगा, ये क्षैतिज रेखा x अक्ष है, इसी पर बाई = 0 होता है, तो 5 नंबर डाल दो। अब आपको क्या करना है, तीर लगाना है। पहला अंताखंड किससे बनाया था, इससे बनाया था। इसकी सही फॉर्म हमने कैसे लिखी थी, -2x + y < 5, इसकी सही फॉर्म हमने लिखी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको तीर लगाना है, इसको देख के <= है, अंदर तीर लगाना है। पहला देख लो, पहली रेखा है, मतलब मूल बिंदु की तरफ हम तीर की दिशा देंगे तो बोलते हैं अंदर तीर। तो नंबर 1 के हमने क्या कर दिए, अंदर तीर लगा दिए, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा अंताखंड किससे बना था, इससे बना था। अब यहाँ पर देख लो > है, तो > पे बाहर तीर लगाते हैं। नंबर 2 देख लो, यही नंबर 2 है, ग्रेटर है, तो बाहर तीर लगा लो, ये हमने बाहर तीर लगा लिए। नंबर 3 देख लो, ये अंताखंड इससे बना था, <= है, तो <= पे अंदर तीर लगेगा। नंबर 3 कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 3 यहाँ पे, ये जो नंबर आपने 5 डाला था और ये 5 किसका है, हम आपको बता देते हैं। पहला अंताखंड, दूसरा अंताखंड, तीसरा अंताखंड, ये 3 नंबर डालना है। क्या डालना मेरे प्यारे बच्चों,
क्योंकि पहला ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है, फिर चौथा और पांचवा, ठीक है। अब कहाँ पे थे हम, इसके तीर लग गए, इसके नंबर 1 नंबर 2 के लग गए। अब नंबर 3 देख लो, ये है 3, तीसरा अंतःखंड इससे बना लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल पे अंदर ही तीर लगाना है, मतलब मूल बिंदु की तरफ आपको तीर की दिशा देनी है, मूल बिंदु की तरफ आपको तीर की दिशा देनी है। अब इसके तीर आपको पता ही है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए ट्रिक नहीं है, क्योंकि इससे अंतःखंड नहीं बना था, तो आपको समझ के ही लगाना है तीर। x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, किस तरफ लेना, धनात्मक x अक्ष की तरफ। तो ये हम तीर लगा रहे हैं, ये देखो, ये हमने क्या किए, तीर लगा लिए, ठीक है। अब y ग्रेटर देन इक्वल 0 से y बराबर 0 लिखा था, तो y का मान 0 या 0 से बड़ा लेना, किस तरफ लेना, ऊपर। तो ये ऊपर तीर लगा लो, लगा लिए, ये लो। तीर लगाने के बाद में अब आपको छायांकित करना है, डब्बा बना लो पहले, बाद में छायांकित करेंगे। 2 पे 5, तो x का मान 2 है, धनात्मक 2 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 है, और y का मान कितना मिला, हमको 5 मिला, ठीक है। लास्ट से ही डब्बा बनाना है, x का मान 2 है, ठीक है, ये हमने खींच लिया। यहाँ पे लिख दो 2,5, मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं। चलो भैया 2,5 यहाँ पे लिख दो, 2,5। अब आपको पता है ये रेखा खींची जाती है z बराबर 0, कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु से। ये बिंदु लेना है, मूल बिंदु लेना है, खींच देना है, ये लो, ठीक है। z बराबर आपको क्या लिख देना है, 0। ये z बराबर 0 की रेखा है। अब आपको क्या करना है, छायांकित करना है। कहाँ पे होगा, सारे के सारे जहाँ पे तीर मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित होता है। तो आपको पटरी रख लेना है। इसने क्या बोला है, पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा, आगे वाले तीर देखे जाते हैं। जैसे ये इसके इस रेखा के तीर हैं, तो इसके आगे ये है। तो कहने मतलब है, इस रेखा ने क्या बोल दिया, ये देखो, इसने बोल दिया है इसके पीछे नहीं होगा, आगे होगा। फिर यहाँ से कट लग गया, देखो यहाँ से कट लग गया है। इसने क्या बोल दिया है, थोड़ा डार्क कर देते हैं जहाँ पे कट है। इसने बोल दिया आगे होगा, पीछे नहीं होगा। और इसने क्या बोल दिया, नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे छायांकित होगा, और इसने बोल ही दिया है, यहाँ पर देख लो, इस रेखा ने क्या बोल दिया, ऊपर होगा। तो इसके तीर जो हैं आगे बता रहे हैं। तो आगे वाले देख लो तीर ये हैं, तो यहाँ से कट होकर गया है, यहाँ से देखो। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपके पास 2-3 पटरी हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक पटरी यहाँ पे रख लो ऐसे करके, नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा। एक पटरी यहाँ पे रख लो, पीछे नहीं होगा, आगे होगा। एक पटरी यहाँ पे रख लो, ठीक है। फिर आपको एक पटरी यहाँ पे रख लेना है, जो भी होगा यहाँ पर छायांकित होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये छायांकित कर देते हैं, ये लो छायांकित। अब आपको ये लिख देना है छायांकित क्या है, सुसंगत क्षेत्र क्या है, अपरिबद्ध है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। सुसंगत क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध है। क्या बोलते हैं, आप परिबद्ध लिखो। परिबद्ध तब लिखते हैं जब रेखाओं से घिरा हुआ हो, तो आप परिबद्ध है। अनबाउंडेड बोलते हैं। क्या लिखना है यहाँ पे, अनबाउंडेड। यहाँ पे अनबाउंडेड लिखना है, ठीक है। अब आपको बिंदु देखना है मेरे प्यारे बच्चों। एक बिंदु ये है, ठीक है, और एक बिंदु ये है। छायांकित के आसपास आपको देखना है, छायांकित के आसपास देखना है। एक बिंदु ये है, ठीक है, एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये है। मार्कर नहीं चल रहा है, आपको दिख रहे होंगे बिंदु। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये है। 1 2 3
4, 4 में से एक बिंदु आपको पता चलेगा। अब देखना है कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूनतम, न्यूनतम में जो सबसे पहले बिंदु मिलेगा, न्यूनतम में जो सबसे पहले बिंदु मिलेगा वही लेंगे। तो ये जेड की रेखा है। अब समस्या इस बात की है कि ऊपर पटरी खिसकाएंगे कि नीचे खिसकाएंगे। अब आपको समझना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जैसे जब डब्बा प्रथम चतुर्थांश में बनता है तो दिक्कत होती है, तो दिक्कत नहीं होगी। हम आपको बता रहे हैं करना क्या है। यहाँ पर मान देखना है किसका बड़ा है, x बराबर 2 y बराबर 5, जिसका मान बड़ा हो उसी अक्ष पे आपको पटरी खिसकाना है। तो y का मान यहाँ पर कितना है, 5 है, बड़ा मान है x से, तो पटरी y अक्ष पे आपको खिसकाना है। जो सबसे पहले बिंदु मिलेगा वही होगा न्यूनतम बिंदु। तो मेरे प्यारे बच्चों, पटरी हमने रख ली z बराबर 0 की रेखा पर, ठीक है। पटरी इधर नहीं खिसकाना क्योंकि y का मान बड़ा है, y का मान बड़ा है तो पटरी ऊपर खिसकाना है। तो हमने ऐसे करके खिसकाई, तो सबसे पहले कौन सा बिंदु मिला मेरे प्यारे बच्चों, ये बिंदु सबसे पहले मिला, देख लो। तो आगे बढ़ाते हैं, ये बिंदु सबसे पहले हमको मिला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे। समांतर रेखा से ये पता लग जाएगा कि जेड की रेखा से ये बिंदु कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पर है। तो ये हमने P डाल दिया। ये बिंदु तो पता है 0,3 है, तो न्यूनतम बिंदु हमको पता चल गया, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं और आंसर शीट निकालते हैं। थोड़ा रेबिड फाइल ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लग गया, और रैखिक प्रोग्रामन में क्या होता है, टाइम लगता ही है। आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। न्यूनतम बिंदु आपको लिख देना है सबसे पहले, क्या मिला, 0,3 मिला, ठीक है। अब x का मान हमको क्या पता चल गया, यहाँ पे 0 और y का मान 3। मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, न्यूनतम z निकाल लेना है, न्यूनतम z निकाल लेना है। तो न्यूनतम z बराबर, यहाँ से देख लो क्या है, माइनस का 50x प्लस का 20y। तो माइनस का 50x का मान देख लो क्या है, 0, y का मान कितना है, 3 है, ठीक है। यहाँ से आपको 0 मिल जाएगा, वहाँ से 60। तो आंसर शीट क्या निकली, 60 निकली। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न 7 जो है कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 को कंप्लीट करवाएंगे, जल्दी इतना नोट कर लो। अब आपको प्रश्न 8वें का देख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है देख लो। 2020 का दूसरा सेट बताया है और सेट कोड है 324XB और प्रश्न है 8वें का। तो इसको आप लोग कर लेना, ये रिपीट प्रश्न हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, यहाँ पर बताया सिद्ध कीजिए कि इस साड़ी की आंसर शीट इतनी आपको निकालना है, ठीक है। लगवाते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख लो 8वें का हल। आपको क्या करना है, साड़िक लेके चलना है। पहली पंक्ति के अभी अब लिख लो a², फिर AB, फिर AC। दूसरी पंक्ति के अभी अब BA माइनस का B², फिर BC। तीसरी पंक्ति के अभी अब CA, CB माइनस का C²। मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। पहली पंक्ति में A मिल रहा है, दूसरी पंक्ति में B मिल रहा है, तीसरी पंक्ति में C मिल रहा है। कॉमन पहले ले लो, उसके बाद बताएंगे करना क्या है, ठीक है। ABC हमको कॉमन मिल गया। पहली पंक्ति से A मिला तो माइनस का A बचा, यहाँ से B बचा, यहाँ पे C बचा, यहाँ से B चला गया, A बचा, माइनस का B बचा, C बचा। तीसरी पंक्ति से C चला गया, A बचा, यहाँ पे B बचा, यहाँ पे माइनस C बचा। आपने क्या किया, पहली पंक्ति से A कॉमन ले लिया, दूसरी पंक्ति से B कॉमन ले लिया और तीसरी पंक्ति से C कॉमन ले लिया। अब आपको दिख रहा होगा पहले स्तंभ से A कॉमन, दूसरे स्तंभ से B और तीसरे स्तंभ से C कॉमन मिल रहा है, ले लो, ठीक है। तो A यहाँ से निकलेगा बाहर, A पहले से A² हो जाएगा, B बाहर निकलेगा, B² हो जाएगा, C² हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लिख देना है अभी यहाँ से -1 1, फिर यहाँ से 1, यहाँ से -1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, -1, ठीक है।
अब इसका प्रसार कर लो तो आपको ये 4 मिल जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो मिल ही गया है। प्रसार करने पर आपको 4 मिल जाएगा। प्रसार करोगे तो आपको 3 पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। 2 जीरो बना लो, क्रमागत 2 जीरो, लगातार 2 जीरो बना लो तो 1 पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। ठीक है, 2 जीरो बनवाते हैं, फिर उसके बाद प्रसार करेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बराबर में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दो। अब लगातार 2 जीरो बनाना है, चाहे पीछे से बना लो, चाहे आगे से बना लो, चाहे ऊपर से बना लो, चाहे नीचे से बना लो। तो हम नीचे से बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं R3 टेंस टू R3 में हम घटाएंगे R2। घटा लो तो 0 मिला, घटाओगे तो जुड़ेगा, घटाओगे तो 0 मिलेगा। अब R2 ले लो तो R2 में R1 को घटा लो, R2 में R1 को घटा लो, घटाएंगे तो जुड़ेगा 2 मिलेगा, घटाएंगे तो 0 मिलेगा, घटाएंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर घटाओगे माइनस का हमको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। देखो इसको घटाओगे तो प्लस का 2 मिलेगा, -1 यहाँ पे घटाओ -2 मिलेगा, घटाओगे 0। पहली पंक्ति के अभी अब सेम टू सेम आपको लिख लेना है। ठीक है, अब प्रसार कर लो, लगातार 2 जीरो कहाँ पर दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, लगातार 2 जीरो आपको यहाँ पर दिख रहा है C3, तो C3 के सापेक्ष ही आपको प्रसार करना है। ठीक है, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष प्रसार कर लो तो यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ऐसे ही लिखो। तो 1 पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी, आपको 1 उठाना है, तो प्लस माइनस प्लस 1 उठा लिया। अब 1 की पंक्ति और स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें गुणा करो, 4 मिला, माइनस के बाद में 0 मिला, तो यहाँ पर माइनस का 0, ये प्लस का 0, मतलब इस पद की कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी, केवल 1 अभी अब है उसी की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों ब्रैकेट से क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 यहाँ से, तो 4 आगे लिख दो, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आंसर शीट आ गई। तो प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट प्रश्न बचा है, उसको भी कंप्लीट करवाते हैं, इतना नोट कर लो जल्दी। अब आपको प्रश्न 9 का देख लेना है। यहाँ पर ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है देख लो, 2017 का चौथा सेट है और प्रश्न बताया 9 का खा, तो इसको कर लेना, ये रिपीट प्रश्न हुआ है। वैसे भी 2019 के, 2020 के और 2018 के 7 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे हल कर चुके हैं। लेकिन आपको इस क्लास में 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाते हैं, इसकी बेसिक से आप लोग लगा लेना। तो देख लो, यहाँ पर बताया गया है निम्न समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। कहने मतलब है आपको आव्यूह विधि से हल करना है, x, y और z के मान निकालना है। ठीक है, 4G ट्रिक से निकलवाते हैं। x + y + z बराबर 6, समीकरण 1 लिख लो, फिर समीकरण 2 लिख लो, x - y + का z बराबर 2, समीकरण नंबर 2, फिर समीकरण नंबर 3 लिख लो। अब मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1, 2 और 3 में आपको 2 समीकरण लेके चलना है, और ऐसे लेके चलना है 3 समीकरणों में 2 समीकरण जिनमें 1 चर या 2 चर कट जाएं। तो समीकरण 1 और 2 की बात करेंगे, हम घटा देंगे तो 2 चर कट जाएंगे। देखो समीकरण 1 व 2 से, तो x + का y + का z बराबर 6, तो x - का y + का z बराबर 2। इसे समीकरण 1 डालो, इसे नंबर 2 डालो। अब देखो जब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, नेगेटिव का मतलब क्या है, घटाने पर, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गए, तो कितना मिला यहाँ से 2y बराबर, यहाँ से कितना मिला 4, तो y बराबर हमको कितना मिल गया 2, y का मान हमको मिला है 2। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हम रफ कर देते हैं, हमको y का मान मिल गया 2। अब फिर आपको 2 समीकरण यहाँ से लेना है, इतना ध्यान रखना है, 1 और 2 में एक ही समीकरण लेना है, समीकरण 3 के साथ हल करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं।
क्योंकि ये माइनस का ये प्लस कट गया, ये प्लस का ये माइनस कट गया, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, एक चर या दो चर कट जाएं। तो ठीक है, जोड़ेंगे x प्लस का x कितना हो गया 3x हो गया, बराबर में 2 और 1 3, तो x बराबर कितना मिला 1 मिला। तो x का मान हमको मिल गया 1। अब z का और निकालना है, तो समीकरण 1 में x बाई जेड यहाँ पे दिया है, तो x और y के दो मान यहाँ पे रख लो। ठीक है, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो चाहे 3 में रखो, z का मान पता चल जाएगा। तो यहीं से उठा लेते हैं, x का मान 1, y का मान 2, z बराबर 6। तो z बराबर 3, 6 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 3 मिलेगा। तो z का मान कितना मिल गया 3। तो ये आंसर शीट 4G ट्रिक से निकाली है। ऐसे ही आप लोग निकाल लेना है, जब पेपर देने जाना प्रश्न 6 नंबर या फिर 8 नंबर का मिलेगा आपको, तो 4G ट्रिक से निकाल लेना, बाद में आराम से बेसिक से लगाना। अगर कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आंसर शीट तो पहले से 4G ट्रिक से पता है। मिस्टेक भी हो जाए लास्ट में लिख के चले आना x बाई जेड के मान, पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। अब इसको हम रफ करेंगे और बेसिक से आप लोग लगा लेना। ठीक है, ये रिपीट हुआ है, 2017 का चौथा सेट है और प्रश्न है नमे का खा, तो बेसिक से लगा लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट का प्रश्न देख लो, ये वाला खा देख लो। यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं, अभी डाला ही नहीं है नंबर, क्या चेंज करेंगे, अब डाल रहे हैं नंबर। नमे का खा, यहाँ पर बोला गया है दिखाइए की रेखाएं, दिखाइए का मतलब है सिद्ध करना है ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समतलीय हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं सदिश रूप में फार्मूला, वेक्टर a2 माइनस का वेक्टर a1 फिर डॉट v1 क्रॉस v2 बराबर क्या निकालना है, इसकी आंसर शीट 0 बराबर 0 निकाल देना है। ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समतलीय हो जाएंगी। या फिर कार्तीय रूप में देख लो फार्मूला, कार्तीय रूप में फार्मूला देख लो मेरे प्यारे बच्चों, x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, a1 v1 c1, a2 v2 और c2। तो मतलब इस सारे की आंसर शीट हमको क्या निकालना है, 0। तो ये कार्तीय रूप में फार्मूला है। कौन सा लगाओगे, सदिश रूप वाला लगाओगे कि कार्तीय रूप वाला। मेरे प्यारे बच्चों, अगर रेखाओं के जो समीकरण प्रश्न में दे दिए गए हैं अगर सदिश रूप में है, तब आपको सदिश रूप वाला फार्मूला यूज करना है। अगर रेखाओं के जो समीकरण दे दिए गए वो कार्तीय रूप में होते, तब हम ये साड़ी वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है दिए गए सदिश रूप में रेखाओं के समीकरण। ठीक है, तो पहला लिख लो समीकरण, दिक् अनुपात से सदिश से लिखना है, 123 से लिखना है। तो 123 से हमने लिख लिया ये सदिश। ठीक है, अब प्लस लेमडा के बाद में जो सदिश है दिक् अनुपात से लिखना, 234 से आपको लिख लेना है, 234। ठीक है, अब आपको लिख लेना है दूसरी रेखा का समीकरण, दिक् अनुपात से लिखना है, 234 से लिख लो, 234 से लिख लिया। अब इसके बाद प्लस का म्यू, यहाँ पर देख लो 345 से लिखना है, 345 से लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा आप रफ करेंगे और आपको बताएंगे करना क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, हमको किसके किसके मान की ज़रूरत है, a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2। तो आपको तुलना कर लेनी है, बताते हैं। वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस का लेमडा वेक्टर b1, पहली रेखा इससे तुलना करना है। दूसरी रेखा जो है वेक्टर a2 प्लस का, यहाँ पर म्यू है तो आपको म्यू यहाँ पे लिख लेना है, वेक्टर b2। तो तुलना आपको करनी है। ठीक है, a1 b1 a2 b2 के मान पता चल जाएंगे।
अब आपको लिख लेना जहाँ वेक्टर A1 बराबर यहाँ से 123 से लिखना है, वेक्टर B1 यहाँ से 234 से आपको लिख लेना है। ठीक है, वेक्टर A2 इससे तुलना करो। ठीक है, तो पहला मिल जाएगा आपको 234 वेक्टर A2 का मान। अब वेक्टर B2, यहाँ पे म्यू वेक्टर B2 है, म्यू इतना सदिश, तो वेक्टर B2 क्या हो जाएगा, ये सदिश हो जाएगा 345। ठीक है, अब आपको मान निकाल लेना है क्योंकि इस फार्मूले में रखना है, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 बराबर घटा लो, आई कैप मिला घटा लो, प्लस का जे कैप मिला घटा लो, हमको के कैप मिला। अब B1 वेक्टर और क्रॉस वेक्टर B2 साड़िक का यूज करके आपको निकालना है। वेक्टर B1 के दिक् अनुपात देख लो 234 यहाँ पे लिख लेना है। वेक्टर B2 के दिक् अनुपात देख लो, वेक्टर B2 के ये है 345। ठीक है, अब इसका सदिश ज्ञात कर लो। प्रसार करेंगे, किसके सापेक्ष करोगे, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में आपको आई कैप जे कैप के कैप दिख जाए उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष करना है आपको प्रसार, क्योंकि पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप दिख रहा है। ठीक है, इतना हम रफ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, नोट करते रहना। ठीक है, अब आपको इसके आगे लिखना है R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, कर लो भैया R1 के सापेक्ष वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर आई कैप उठा लो, क्रॉस इंटू करके लिखो 5 3 15 माइनस का 16। ठीक है, माइनस जे कैप उठा लो, जे कैप की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 5 दूनी 10 3 चौक 12, 10 माइनस का 12 प्लस का के कैप उठा लो, के कैप की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 4 दूनी 8 और माइनस 3 तिरका 9। ठीक है, तो समझाते हैं इसे कैसे लिखा है। ये छुप गया ऐसे करके, 5 3 15 4 चक्कू 16, फिर जे कैप का स्तंभ और पंक्ति छुपा लो, 5 दूनी 10 3 चौक 12। ठीक है, ऐसे करके लिखा है। यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस का आई कैप, वहाँ से प्लस का हो जाएगा 2 कैप, वहाँ से माइनस का के कैप। ठीक है, अब इतना हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 9। 9 के बाद आपको क्या करना है, इतना लेके चलना है और 0 निकाल देना है। ठीक है, वेक्टर A2 माइनस का वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्या है, आई कैप जे कैप और के कैप। अब डॉट ये सदिश लिख लो, माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का के कैप। ठीक है, अब आपको अदिश गुणन कर लेना है। आंसर शीट क्या आएगी, 0 ही आएगी। चलो देखो, इसका इसमें डाल लगाओगे -1 मिलेगा, इसका इसमें डाल लगाओगे प्लस का 2 मिलेगा, इसका इसमें डाल लगाओगे -1 मिलेगा, प्लस 2 -1 माइनस का 2 बराबर 0। तो हम इतना लेके चले, आंसर शीट क्या निकाल दी, 0। अगर 0 आ गई है तो रेखाएं क्या हैं, समतलीय हैं। अतः लिख दो, अतः रेखाएं समतलीय हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 9 भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो साइड 5 इस क्लास में कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम साइड 6 के प्रश्न लाएंगे और उड़वाएंगे गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।